कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे सकुशल होंगे। आज किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। एक्चुअली हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो देश के एक जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया था। मेरे साथ में एक और किसान साथी और मेरे भाई किशोर मेड़तिया जी थे। उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने पंजाब के एक ट्रक ड्राइवर का, जो कि किसान है, अमूमन ड्राइवर है, सोल्जर्स हैं, ये सारे किसान ही हुआ करते हैं, उनका भी एक इंटरव्यू उन्होंने लिया था। पिछले 3-4 दिन से उस ड्राइवर को धमकियां मिल रही हैं। जो लोकल किसान यूनियन के नेता हैं, ड्राइवर यूनियन के लीडर्स हैं वो लोग, किसान यूनियन के नेता हैं वो लोग, उस ड्राइवर को, गरीब ड्राइवर को धमकियां दे रहे हैं वो लोग। तो आज उस बंदे ने अपना दूसरा वीडियो भेजा है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास और कहा है कि भाई मैं माफी चाहता हूं, माफी मांगता हूं, किसान यूनियन के साथ हूं, ये वो, और उस दिन मैंने शराब के नशे में कुछ बोल दिया था, मेरे से गलती हो गई थी। अब ये बात है, वो बंदे उसको डरा रहे हैं। जो उसको डरा रहे हैं ना, जो सच कह रहा था उसको डरा रहे हैं, आज वो बिल्कुल अच्छे तरीके से डरा हुआ लग रहा है। उस वीडियो को आप देखिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो लोग उसको डरा रहे हैं ना, उन लोगों से एक बात कहनी है, हरामखोरों, अगर दम है ना, ताकत है ना, तो मुझे डरा के दिखाओ, मुझे धमकियां देके बताओ। अगर तुम में दम है तो मुझे धमकी दो। क्या किसी गरीब ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को तुम लोग धमकी देते हो? मेरे मन की बात कहूंगा और हमेशा कहूंगा, मुझे डरा के दिखाओ तुम लोग अगर दम है तो। मैंने तो अपने सांसद महोदय तक के लिए भी शायद कुछ गलत तो नहीं बोला, जो बात थी हकीकत वो सही बताई है। अगर इसमें उनको या उनकी पार्टी के लोगों को बुरा लगता है तो वो लोग मुझे धमकी देके बताएं, या कोई भी, वो तो देंगे नहीं, मुझे पता है। हनुमान बेनीवाल जी मुझे कोई धमकियां नहीं देने वाले। हनुमान बेनीवाल मुझे अच्छे से जानते हैं, वो मुझे कोई धमकियां नहीं देने वाले हैं। लेकिन जिन किसानों ने या किसान नेताओं ने, जिन लोगों ने, जो किसान नेता बने हुए, किसान तो ऐसे धमकियां वगैरह देने का काम नहीं करता, किसान अपनी खेतीबाड़ी से फुर्सत नहीं मिलती है उसको। तो जो लोग धमकियां दे रहे हैं ना, उनको बता रहा हूं कि तुम लोग मुझे धमकियां देके बताओ, और तुम लोग अपनी ताकत दिखाना चाहते हो ना, तो तुम लोग ताकत दिखाओ। उस कुत्ते को जो इंग्लैंड और अमेरिका में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, 6 फॉर जस्टिस के नाम से संगठन चला रहा है ना, उस कुत्ते को, उस सुअर को तुम लोग अपनी ताकत दिखाओ। जो आदमी कहता है कि 26 जनवरी को हिंदुस्तान के जितने भी एम्बेसीज है उन सब का घेराव करूंगा मैं किसान आंदोलन के समर्थन में। आपको पता है 26 जनवरी क्या है? रिपब्लिक डे है। और उस दिन हमारी एम्बेसीज को घेरने का क्या मतलब हुआ? देश की बदनामी। और वो यही चाहता है, 6 फॉर जस्टिस। नाम सुनने में अच्छा लगता है, हकीकत में ये क्या है पता है आपको? ये 6 फॉर जस्टिस जो है ना, ये रेफरेंडम 2020 लाने वाला था। रेफरेंडम 2020 जो है, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था कि सारी दुनिया भर के सिखों से रेफरेंडम करवाया जाएगा कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, वो हिंदुस्तान से अलग खालसा देश बनाना चाहते हैं क्या। वो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करने वाला बंदा, वो कहता है कि मैं 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन, अगर कोई लाल किले पे, अगर कोई बंदा इंडिया गेट पे तिरंगे झंडे की जगह खालसा पंथ का झंडा लहराएगा तो उसे $2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। कितने का? $2.5 लाख का, मतलब तकरीबन ₹2.25 करोड़। ₹2.25 करोड़ का इनाम उसने तिरंगे झंडे की जगह खालसा झंडे का। अरे जब भगवा झंडा मुझे भी बहुत प्यारा है। सबसे बड़ी बात, हमारा पर्सनल जो झंडा है ना, जो पीढ़ियों से हम लहराते आ रहे हैं, इस सिख धर्म के बनने से भी पहले से हम उस झंडे को लहराते आ रहे हैं, वो है हमारा पचरंगा झंडा। हमारा, मैं जिस समाज से ताल्लुक रखता हूं उसका पचरंगा झंडा है हमारा। वो पचरंगा झंडा हमको बहुत प्यारा है। भगवा झंडा जो हम सदियों से लहराते आ रहे हैं, वो हमको बहुत प्यारा है, जान से प्यारा है। लेकिन उसको भी हम तिरंगे से ज्यादा वरीयता नहीं दे सकते, क्योंकि देश होगा तभी तो धर्म होगा। लेकिन वो देश से भी उसको, क्योंकि उसको देश से मतलब ही नहीं है ना, उसको हिंदुस्तान से मतलब ही नहीं है। वो आईएसआई से फंडेड बंदा है, उसको आईएसआई पैसे देती है, और वो उसी के दम के ऊपर हिंदुस्तान की सारी एम्बेसीज को घेरने की बात कर रहा है। उसी के दम पर वो $2.5 लाख की खालसा पंथ के झंडे लहराने की बात कर रहा है, $2.5 लाख दे करके। और वो उस टाइप के लोग, उसका समर्थन करने वाले लोग, वो कहते हैं हम किसान हैं। अच्छा, आज
जब भारत सरकार कह चुकी है कि हम 1.5 साल तक इस कानून को नहीं लागू करेंगे, ये 1.5 साल, क्योंकि ये 1.5 साल गरीब किसानों के साथ में अन्याय होगा। तमिलनाडु की अभी बात है, कुछ किसानों से की बात आई है कि वो लोग कर्नाटका में अपनी क्रॉप जो है वो बेचना चाहते थे, उनको सेस देना पड़ा। सेस क्यों देना पड़ा? सेस इसलिए देना पड़ा 2% टैक्स, क्योंकि ये कहा गया कि भैया वो कानून लागू ही नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। आप सोचिए, बिना सेस के उनका अनाज जाता, बिना टैक्स के उनका अनाज बाहर बिकता, वो नहीं बिका, वो उन लोगों का नुकसान हुआ। ये 1.5 साल तक किसान और नुकसान सहन करेंगे, ये किसानों का नुकसान है। लेकिन फिर भी सरकार ने, पता नहीं कैसे ये भारत सरकार अपने आप को मजबूत कहने वाले मोदी जी झुक गए एक तरीके से। मैं तो साफ कहूंगा झुक गए हैं मोदी जी इस मामले में, वरना उनको कदम पीछे खींचने की कहां जरूरत थी जब सारा देश उनके साथ खड़ा है। या मोदी जी अपने मुंह से एक बार कह के तो देखते कि इन लोगों को उठाओ, उनको पुलिस की और फौज की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं ना कि हमारे बच्चे फौज में हैं। अरे तुम्हारे बच्चों का तो पता नहीं है कि मेरी पूरी खानदान फौजियों से भरी पड़ी है और मैं किसान हूँ। पूरी फैमिली, मेरे ग्रैंडफादर, फादर, मेरे नाना, मामा, ससुर जी, साले, ये वो, पता मतलब जो रिश्तेदार पे हाथ लगाओगे फौजी है। इतने सारे फौजी भरे पड़े हैं, उनके पता नहीं कोई है या नहीं है, मुझे नहीं पता कि हमारे बच्चे फौज में है, हमारे बच्चे फौज में। तुम्हारे बच्चे फौज में तो क्या हो गया, तनख्वाह मिलती है ना, मंथली सैलरी मिलती है ना। और तुम्हारे बच्चों को बोलो ना घर पे आ जाए तुम्हारे समर्थन में, घर पे बुला लो। उनकी जगह लेने के लिए लाख नहीं करोड़ों करोड़ लोग तैयार बैठे हैं। ये धमकी मत दो। अगर किसी का वहां पे जो आंदोलन में बैठे हुए हैं और इस बिना पे बैठे हुए हैं कि उनको कुछ ना कहा जाए और उनकी मर्जी से किया करने के लिए दिया जाए, क्योंकि उनके बच्चे फौज में बैठे हुए हैं, तो उनसे बात करना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चों को वापस बुला लो। जरूरत नहीं है भारतीय सेना को तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी, समझे? कोई जरूरत नहीं है भारतीय सेना को तुम लोगों के बच्चों की। जो तुम लोग रिपब्लिक डे जैसे राष्ट्रीय त्योहार का, राष्ट्रीय उत्सव का मजाक बना के रख देना चाहते हो ना दुनिया के सामने, कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की और तुम्हारी सेना की, समझे? भारतीय सेना में जाने के लिए करोड़ों लोग ऐसे तैयार बैठे हैं जिनको सिर्फ देश सेवा करनी है। और सिख रेजिमेंट के क्या हाल हुए थे सारी दुनिया जानती है। ठीक है, बहादुर होते हैं खालसा, लेकिन बहादुरी में बाकी जातियां कोई कम नहीं है। जाट कम होते हैं क्या? राजपूत कम होते हैं क्या? गुजर रेजिमेंट कम है क्या? महार रेजिमेंट कम है क्या? महार रेजिमेंट नाम सुना है? गोरखास कम है क्या? फिर तुम्हारे दम पे भारतीय सेना चलती है क्या? तुम्हारे दम पे चलती है भारतीय फौज? बात करते हैं हमारे बच्चे बैठे हुए, हमारे बच्चे बैठे हुए। किसके बच्चे बैठे हुए हैं? जो किसान नेता बनकर के बैठे हुए, उनमें से किसके बच्चे बैठे हुए हैं? उनमें से एक है जो खुद एक रिटायर्ड फौजी है। उसके अलावा किसका है? राकेश टिकैत। शकल देखी उस इंसान की, ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती है उसको। नेता बन के बैठा हुआ है वो किसानों का, बोलता है मैं किसानों का नेता हूं जी, मैं लाखों आदमी ले आऊंगा। अरे जब तूने चुनाव लड़ा था तब वो लाखों आदमी मर गए थे क्या? 9,000 वोट मिले थे तुझे। औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम 10,000 का आंकड़ा क्रॉस कर सको चुनाव जीतने में, और मैं लाखों आदमी लेके आ जाऊंगा। और पत्रकार उन लोगों को बड़ा बना देते हैं, वो ज्यादा बढ़ बढ़ के बोलते हैं। राकेश टिकैत की सिर्फ इतनी सी पहचान है कि उसका बाप महेंद्र सिंह टिकैत था, जो एक किसान नेता था। और महेंद्र सिंह टिकैत जो है ना, वो आदमी आज अगर जिंदा होते ना, तो मोदी के को वोट देने के लिए, नरेंद्र मोदी को, इस सरकार को वोट देने के लिए वो फरमान जारी कर देते अपने फॉलोअर्स को कि इन लोगों को इसको वोट देना है, सिर्फ इस कानून के दम पे। क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो मंडियों के अंदर दलाल बैठे हुए हैं ना, जिनको आढ़तिये बोलते हो, इनसे मुक्ति मिले किसानों को, आढ़तियों से मुक्त। और वो एक फ्री मार्केट चाहते थे, और वो भारत सरकार ने करके दिया है आज की तारीख में। और ये जो धमकियां दे रहे हैं ना लोग, उनको साफ कहना चाहता हूं, धमकी देनी है ना तो किसी एरे गहरे को मत दो। धमकी देनी है ना तो कोई तुमको ढंग का लगता है ना उसको दो। तुम लोग किसको धमकी दे रहे हो रे? उस ट्रक ड्राइवर को या त्रिपाठी जी को? त्रिपाठी जी तुमसे डरने वाले हैं क्या? त्रिपाठी जी तुमसे नहीं डरेंगे भैया। तुम पैदा नहीं हुए थे ना धमकियां देने वाले, तब से वो बंदा पत्रकार है। तुम्हारी धमकियों से डर जाएगा क्या? त्रिपाठी जी बिल्कुल नहीं डरने वाले तुम्हारी धमकियों से। हर्षवर्धन त्रिपाठी डरने वालों में से नहीं है। अगर वो डरते हैं ना तो आज वो तुम्हारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, लिब्रांडू क्या बोलते हैं उनको, लिबरल पत्रकार वगैरह, रवीश टाइप के पत्रकार होते, समझे? और पैसे कमा रहे होते अच्छे खासे कहीं बैठ करके, जैसे कि वो लोग करते हैं।
वो उस टाइप के पत्रकार नहीं है, झुकने वाले नहीं है, नहीं डरेंगे वो तुम्हारी धमकियों से। और हाँ, 26 जनवरी को रैली निकालने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम लोगों ने 26 जनवरी को रैली निकाली ना, तो देश भर के जो वास्तव में किसान है ना मेरे जैसे, वो खेत छोड़ करके आ गए ना, तो तुम लोगों को बॉर्डर छोड़ के जाना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 1.5 साल तक कानून नहीं लगाएंगे, तो क्यों जिद पे अड़े हो? और सबसे बड़ी जिद ये, वो योगेंद्र यादव पुलिस कमिश्नर से मीटिंग करके निकल रहा था, और अभी मैं बोलूंगा तो लोग मुझे पुरुषवादी मानसिकता का कहेंगे, मारवाड़ी में कहावत है उस तरह से, क्योंकि मैं तो भाई सीधी सी बात है, देसी आदमी हूँ, देसी तरीके से बोलता हूँ, रांड जिसो मुंड होकर ऐसे मुंह लटका करके, देखिए हम लोग चर्चा करेंगे और इनको ट्रैक्टर रैली तो हमको निकालनी दे। तेरे बाप ने निकाली थी 26 जनवरी पे ट्रैक्टर रैली? 26 जनवरी पे पूरे दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू रहती है, पता नहीं है? आज से नहीं है, 1950 से, 1950 में पहली बार 26 जनवरी हुई थी ना, तब से लेकर के आज तक धारा 144 लगती है कि नहीं लगती है दिल्ली में सुरक्षा के लिए? शायद 22-23 जनवरी से ही लागू हो जाती है वो, लाल किले के और उसके आसपास। तो फिर बात कर रहा है ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, किस चीज की ट्रैक्टर रैली निकालेगा? देश में क्या इससे पहले कोई समस्या ही नहीं थी? इससे पहले क्या वो आंदोलन नहीं हुए थे? किसने जीत की थी? बीजेपी ने 50 आंदोलन किए हैं, हम लोगों ने खुद राम मंदिर के लिए कितने आंदोलन किए हैं हम लोगों ने, मतलब हिंदू समाज ने, मैंने नहीं किया पर्सनली कुछ भी। तो हम लोग भी दिल्ली घेर करके बैठ जाते, तब तुम लोग हमको क्या बोलते? हम भी दिल्ली घेर के बैठ जाते, बैठा था कोई? और 26 जनवरी के दिन घेर के बैठ जाते कि तो हमको तो मंदिर बनवाना है। अब हम घेर करके बैठे हैं, ये कोई तरीका है काम करवाने का? बड़ी दुहाई देते हो ना संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन चिल्लाते रहते हो, ये तरीका है काम करवाने का? संविधान में कौन से संविधान में लिखा हुआ है ये कि तुम राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं उनको डिस्टर्ब करो? तुम्हारी समस्या है, ठीक है, ट्रैक्टर लेकर के अंदर घुस जाएंगे, ये कौन सी दादागिरी हुई भाई? फिर कहोगे कि मोदी ने गोलियां चलवाई हम पे, और तुम लोग चाहते यही हो एक्चुअली कि मोदी गोलियां चलवाए। और वो राकेश टिकैत क्या बोल रहा था कि मेरे पास गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है 1000 लोगों को मोदी सरकार किसानों को मरवाने वाली है। तेरे गुप्त सूत्रों की और तेरी ऐसी तैसी, मुझे ये बता, 1000 लोगों को मरवाने वाली है सरकार, ये सूचना तुझे कहां से और किस गुप्त सूत्र से मिली? मैं कहता हूं भारत सरकार को, इसको बद्दे को, राकेश टिकैत को मीटिंग में नहीं बुलाना चाहिए, पकड़ करके और किसी पुलिस के इंट्रोगेशन रूम में डालना चाहिए, और इसके पिछवाड़े पर डंडे मार के इसको, बंदे को पूछना चाहिए कि तेरे गुप्त सूत्र बता, जिसने बताया है तेरे को ये चीज, और इस चीज को साबित कर कि नरेंद्र मोदी या भारत सरकार जो है ना, वो 1000 किसानों को मरवाने का प्लान बना रखी है। और अगर साबित नहीं कर सकता ना, तो लोगों को भड़काना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर, बकवास बंद कर अपनी, और इसको जेल में डाल देना चाहिए इस आदमी को। और आपने एक और बात देखी होगी, इन लोगों ने एक किसान नेता को बाहर निकाल के फेंक दिया। क्यों निकाल के फेंक दिया? क्योंकि बोले कि उसने 10 करोड़ रुपए ले लिए हैं। वो एक्चुअली बात क्या है पता है? उसने 10 करोड़ अकेले हजम कर लिए, इन लोगों को हिस्सा नहीं दिया, कांग्रेस के पैसे थे वो। अब इन लोगों में रुपयों की राड़ होगी, ये थोड़े दिन में होने वाली है, आपको मैं पहले बता रहा हूं। जय हिंद।